हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज फिजिक्स का क्रैश कोर्स का पहला क्लास होने जा रहा है। हम साइंस का तो क्लास अभी तक स्टार्ट नहीं किए थे, लेकिन सोशल साइंस का क्लास ना हम स्टार्ट कर दिए थे। और सोशल साइंस का क्लास लाखों बच्चे अभी तक पूरा कर चुके हैं। हम सोशल साइंस में सबसे पहले हिस्ट्री स्टार्ट किए थे, और प्यारे बच्चों जब हिस्ट्री स्टार्ट किए तो अभी तक उस क्लास को लगभग 2.5 लाख बच्चे देख चुके हैं। सोचिए, बिहार बोर्ड में 14-15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं प्रत्येक वर्ष मैट्रिक का, और अगर 2.5 लाख बच्चे अभी ही देख लिया, और अभी तो एग्जाम तक आते 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 अभी उस वीडियो को, उस क्लास को अभी लगभग 2-2.5 लाख और बच्चे देखेंगे, मतलब 4-5 लाख बच्चे उस क्लास को देखेंगे। मतलब आप समझिए कि जो बच्चे बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं उसमें लगभग आधे बच्चे ऐसे हैं जो टारगेट बोर्ड का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं क्लास देख करके ही वो बच्चे जाते हैं। और आज फिर से एक बार हम फिजिक्स का क्रैश कोर्स लेकर आ गए हैं, यानी साइंस का क्रैश कोर्स। प्यारे बच्चों, साइंस जो कि एक अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, और खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए तो साइंस और मैथ उनका प्यार होता है। ठीक है ना, साइंस और मैथ से बच्चे बड़ा प्यार करते हैं, कहते हैं कि भाई कुछ रहे चाहे ना रहे, लेकिन साइंस और मैथ में नंबर बढ़िया रहना चाहिए, क्योंकि साइंस और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 10th के बाद भी आप लोगों को काम आता है। तो प्यारे बच्चों, साइंस में बहुत बेहतरीन नंबर आपको आना चाहिए, और आज हम आपको जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं उस तरीके से आप लोग अगर पढ़ेंगे तो सचमुच में परीक्षा में पूरा नंबर आएगा। जानते हैं, हम आप लोगों को जो मतलब जिस पैटर्न से क्रैश कोर्स करवा रहे हैं ना, यह पैटर्न अभी तक बिहार बोर्ड में कोई फॉलो नहीं कर रहा है। कई और जगह के क्रैश कोर्स चलते हैं, और हम सब जगह के क्रैश कोर्स को देखते हैं कि भाई लोग किस तरीके से, बाकी जो अन्य शिक्षक हैं वो किस तरीके से क्रैश कोर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और जब हम सब लोगों से कंपैरिजन करते हैं तो अपने आप में ना एक बड़ा संतुष्टि मिलता है कि हम अपने बच्चों के साथ ईमानदारी कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को वो कंटेंट दे रहे हैं जो सीधे उनके परीक्षा में लड़ेगा। और कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो लघु तरीय और दीर्घ तरीय तो करा ही नहीं रहे हैं, सिर्फ वन लाइनर। अरे भाई, ऑब्जेक्टिव का सिर्फ मार्क्स पूरा आ जाने से आप सोचो बाबू, अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, जैसे आप साइंस का एग्जाम देने के लिए जाओगे, साइंस में अगर आपका ऑब्जेक्टिव में 40 में 40 नंबर आ जाएगा, 40 में 40 आपका ऑब्जेक्टिव में आ गया, क्या आप 40 में 40 अगर ऑब्जेक्टिव में सही कर दे रहे हो तो क्या आपका पूरा नंबर आ जाएगा? ये गारंटी है कि 80 में 80 आ जाए? क्योंकि भाई ऑब्जेक्टिव सिर्फ मायने नहीं रखता है, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मायने सब्जेक्टिव भी रखता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नंबर नहीं कटता है। ऑब्जेक्टिव तो भाई एक क्वेश्चन सही करोगे 1 नंबर मिलेगा, ओकरा में आधा नंबर मिलने का कोई चांस नहीं है, लेकिन नंबर कटम कुटम वाला जो सिस्टम है उस सब्जेक्टिव के साथ होता है। तो हम लोगों को नंबर बचाना कहां है? सब्जेक्टिव में बचाना है। बचाने का मतलब कि नंबर हमारा कटना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आ रहा है ना? नंबर हमारा कटना नहीं चाहिए। प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आज तक किसी का नंबर नहीं कटा है। कभी सुने हो अरे यार 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव था, सर जी आधे नंबर देकर के छोड़ दिए? ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है सब्जेक्टिव में, कह 5 नंबर का क्वेश्चन था और सर जी 4 नंबर देकर के छोड़ दिए। आप ये सोचिए कि सर जी 1 नंबर काहे काट लिए, हम उस 1 नंबर को क्यों नहीं बचा पाए? हमारा कर्तव्य है कि हम आपके उस 1 नंबर की रक्षा करें, करवाएं। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चे, हम सब्जेक्टिव पे जोर देते हैं। सब्जेक्टिव पर अगर जोर देंगे तो ऑब्जेक्टिव अपने आप हो जाएगा। हम हमेशा बच्चों को एक बात सिखाते आए हैं कि प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव जो है वो बाप है और ऑब्जेक्टिव जो है वो बेटा है। सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव का जन्म होता है, बाप से बेटे का जन्म होता है, कभी बेटा से बाप का जन्म नहीं होता है। यह बात ध्यान रखिएगा। तो अगर आप सब्जेक्टिव बढ़िया से क्लियर कर लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव अपने आप क्लियर हो जाएगा।
ठीक है ना। आप लोगों को जिस तरीके से हम कंटेंट दे रहे हैं वो कंटेंट बस आप लोग पढ़ लीजिए। इसके अलावा ना तो बिहार बोर्ड का कोई किताब, ना तो बिहार बोर्ड का कोई कंटेंट आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। एक बच्चे कह रहे हैं कि सर 1 से 2 महीना बचा है, इतना में क्या हो जाएगा। अगर आप अभी से ये सोच लेंगे कि सर 2 महीना तो बचा है, क्या हो जाएगा, तो फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि अरे अभी तो 2 महीना बच रहा है, तब बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमेशा सोचने का तरीका भी पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव सोचिए, कभी भी निगेटिव मत सोचिए बाबू। अगर क्रिकेट खेलने वाला प्लेयर आखिरी गेंद तक न लड़े तो उसका हार पहले ही हो जाएगा। लेकिन अगर आखिरी गेंद में छक्का भी लगाना होता है ना, तो क्रिकेट का प्लेयर अपना पूरा जान झोंक देता है कि हम लास्ट में छक्का मार करके जीतेंगे। और कई ऐसे मैच हुए हैं जिसमें लास्ट में 6 मार करके जीता गया है। तो भाई लास्ट बॉल तक लड़ने का प्रयास करिए। आप लोग 2 महीना पहले हार जा रहे हैं, अंतिम दिन तक लड़िए। हो सकता है कि सबसे अंतिम दिन जो पढ़ करके जाए उसमें से 5 क्वेश्चन लड़ जाए। क्या बाबू, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसलिए अंतिम दिन के लिए तैयारी करिए, आज के लिए नहीं। यह मत सोचिए कि अभी 2 महीना ही बचा है क्या होगा, यह सोचिए कि अभी तो 2 महीना बचा है क्या होगा। ठीक है ना। तो सोचने का तरीका बदलिए, पैटर्न बदल जाएगा बाबू। ठीक है ना। आइए आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम शानदार तरीके से हम आप लोगों को अब एक एक चीज बताएंगे। फिजिक्स में हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। अच्छा हाँ, एक बात और बता दें कि जो बच्चे क्रैश कोर्स में अगर नहीं जुड़े हैं तो वो सभी बच्चे क्रैश कोर्स में जुड़ जाइएगा। जो भी बच्चे क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं ना, क्रैश कोर्स में जरूर जुड़िएगा, ताकि आप लोगों को भी एकदम बेहतरीन तैयारी हम करा सके। और हाँ, यहां पर जितने बच्चे जुड़े हैं, लगभग 7000 अभी बच्चे जुड़ गए हैं। और हम ये सभी 7000 बच्चों से कहेंगे कि प्यारे बच्चों, आज आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। आज आप लोग क्लास को शेयर करिए। ये 7000 बच्चे अगर क्लास को शेयर करेंगे, अगर एक एक बच्चों के पास भी अगर आप शेयर करेंगे, ये आंकड़ा जाएगा 14000। लेकिन हम कहते हैं 14000 नहीं, आप प्यारे बच्चों कम से कम 10000 की संख्या में हो जाओ। ठीक है ना। कम से कम 10000 की संख्या में हो जाइए। पढ़ाने में भी मजा आएगा, आप लोगों को पढ़ने में भी बड़ा मजा आएगा, सुकून मिलेगा। ठीक है ना। फिजिक्स में टोटल प्यारे बच्चों 6 चैप्टर है। ठीक है ना। फिजिक्स में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर अगर जोड़ेंगे तो 6 गो है। लेकिन अगर आप लोग इसको एक पैटर्न के अनुसार जोड़ेंगे तो आपको ये चैप्टर 5 ही लगेगा। क्योंकि जो लाइट वाला चैप्टर है, प्रकाश वाला चैप्टर है, ये प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ये दोनों हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगर दोनों चैप्टर को मिला दिया जाए तो 70% फिजिक्स, 70% बात कर रहे हैं। फिजिक्स में जितना क्वेश्चन पूछता है ना, उसका 70% खाली आपको यही वाला चैप्टर से बन जाएगा, प्रकाश वाला चैप्टर से बन जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है मेरे भाई, इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है ये वाला। आप लोग उस वीडियो को देखे थे जिसमें हम बताए थे कि साइंस का महत्वपूर्ण 5 चैप्टर? कौन कौन बच्चे उस वीडियो को देखे थे? साइंस का महत्वपूर्ण 5 चैप्टर वाला। उसमें हम क्या बताए थे? ये वाला चैप्टर के बारे में बताए थे ना कि ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भाइयों, याद रखना। ठीक है ना। आइए आज हम आप लोगों का शुरुआत कराते हैं फिजिक्स से। जो बच्चे तनिक भी नहीं पढ़े हैं, ये सोचे हैं कि क्रैश कोर्स में पढ़ करके बढ़िया नंबर आएगा, अपने भाई पर भरोसा रखना, नैया पार करा देंगे। ठीक है ना। आज इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे कि मत पूछिए। क्योंकि जब हम क्लास लेने आ रहे थे ना, तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास मैसेज किए थे, कुछ बच्चे फोन किए थे कि सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा बेसिक से पढ़ा दीजिएगा, क्रैश कोर्स की तरह कम से कम इस चैप्टर को मत पढ़ाइएगा। ठीक है ना। तो इसलिए हम डिसाइड किए हैं कि जब भाई बच्चों का इतना रिक्वेस्ट आया कि सर जी बढ़िया से इस चैप्टर को पढ़ाइए, क्रैश कोर्स से थोड़ा सा और डीप होकर के पढ़ाइए, उसी समय हम ये फैसला ले लिए कि हम जो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है उसमें 2 क्लास लेंगे, और जो प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर है उसमें भी 2 क्लास लेंगे। यानी कि पूरा प्रकाश चैप्टर हम लगभग 4 क्लास में खत्म करेंगे। पूरा प्रकाश चैप्टर हम लगभग 4 क्लास में खत्म करेंगे, और इतना बढ़िया से खत्म कर देंगे कि आप लोगों का परीक्षा में नंबर ही नहीं छूटेगा।
ठीक है ना। एक बात और आपको हम बता देते हैं, आपके फिजिक्स में जो 6 चैप्टर है, प्रकाश का प्रवर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा के स्रोत, यह 6 चैप्टर में से 2 ही चैप्टर ऐसा है या फिर 3 चैप्टर कह सकते हैं ऐसा है जहां से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनता है। या तो जो प्रकाश का जो प्रवर्तन या अपवर्तन चैप्टर है वहां से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनता है। फिजिक्स का तो दीर्घ उत्तरीय हम आपको उंगली पे जुड़ा सकते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, अगर प्रकाश वाला चैप्टर से पूछेगा, आप ही लोग बताओ, आप लोग को इतना तो जानकारी होगा ना, अगर प्रकाश वाला चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय पूछेगा तो कहां से पूछेगा, कौन सा क्वेश्चन पूछेगा पता है? अगर फिजिक्स के पूरे सिलेबस में से दीर्घ उत्तरीय पूछेगा और खास करके जब लाइट वाला चैप्टर से पूछे, प्रकाश वाला चैप्टर से पूछे, तो यहां पर 4 क्वेश्चन पूछने का चांस होता है। पहला, उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 और अवतल दर्पण में F बराबर R/2। दूसरा, उत्तल लेंस, ये उत्तल दर्पण का दर्पण सूत्र सत्यापन या फिर अवतल लेंस का दर्पण सूत्र सत्यापन। यही 4 क्वेश्चन में से एगो दीर्घ उत्तरीय में आता है। फिर वही लेंस में चले जाइए तो फिर लेंस सूत्र का सत्यापन। तो प्यारे बच्चों, यही 4-5 क्वेश्चन प्रकाश चैप्टर में है। और फिर उसके बाद अगर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में जाइए तो विद्युत मोटर के बारे में और विद्युत जनित्र के बारे में। यही 5, 6, 7 क्वेश्चन है ना, जहां से एक क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। पूरे फिजिक्स को अगर आप एनालाइज करेंगे, तो आप ये पाएंगे प्यारे बच्चों कि भाई बहुत अलग हट करके क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, जो पूछ रहा है इसी में से पूछ रहा है। ठीक है ना। 5-7 क्वेश्चन है मात्र, 7-8 क्वेश्चन मात्र। ठीक है ना। अगर बढ़िया से जोड़ेंगे तो 7 होगा, नहीं तो 8 होगा। उसी में से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है। तो हम लोगों को दीर्घ उत्तरीय के लिए ज्यादा नहीं पढ़ना है, दीर्घ उत्तरीय के लिए 7-8 क्वेश्चन बता देंगे, पूरे फिजिक्स में से उतना ही में से आ जाएगा। असली ध्यान हम लोगों को लघु उत्तरीय पे देना है। तो आज प्यारे बच्चे, हम आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं। आज हम आप लोगों को क्या बताने वाले हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं। ध्यान रखिएगा। क्लियर? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? सारे बच्चों को समझ में आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया। आइए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एकदम शानदार तरीके से एक एक चीज को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एकदम शानदार तरीके से हर एक चीज को हम लोग क्या करते हैं? समझने का प्रयास करते हैं। सब लोग तैयार हैं बाबू? एक बार बता दीजिए हाँ चाहे ना। अगर सब लोग तैयार हैं तो एक बार बता दीजिए कि गुरुजी हम तैयार हैं, यस और नो। बताओ बाबू, सब लोग अगर तैयार हैं तो बता दीजिए कि सब लोग तैयार हैं सर जी। हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि प्रकाश होता क्या है। सबसे पहला तो हम लोग प्रकाश से ना देखेंगे, चूंकि प्रकाश चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो बाबू सबसे पहले देखेंगे कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश क्या होता है प्यारे बच्चों? जो बच्चे एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए खास हिदायत, एकदम बढ़िया से देख लेना भाई, एकदम बढ़िया से देख लीजिएगा। तनिक भी इधर उधर से नहीं आएगा, जो आएगा यहीं से आएगा। ठीक है ना। जो प्रकाश है प्यारे बच्चों, ये क्या है बताइए ना। तो याद रखिएगा, हम लोग आंख से देखते जरूर हैं, भगवान हम लोगों को आंख दिए हैं कि तू दुनिया का कोई चीज देख सकता है, लेकिन भगवान इसमें टर्म्स एंड कंडीशन लगा करके भेजे हैं। जैसे आप किसी सामान को खरीदते हैं तो नियम और शर्त रहता है कि भाई देखिए ये सामान है तो इसका टर्म्स एंड कंडीशन है। वैसे ही भगवान हम लोगों को आंख तो जरूर दिए, लेकिन इसमें टर्म्स कंडीशन लगा करके दिए। टर्म्स एंड कंडीशन ये था कि आपका आंख तभी काम करेगा जब आप प्रकाश में होंगे, यानी कि प्रकाश में रहेंगे तभी आपको दिखाई देगा। प्रकाश में अगर नहीं रहेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। यानी कि हमारी आंख तभी किसी वस्तु को देख पाएगी जब हम प्रकाश में रहें। ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये जो है ना, ये किसी के द्वारा फेक बढ़ाया जा रहा है हमारे ऊपर। ये जो लाइव वाचिंग है, इस पर भरोसा मत करिएगा आप लोग। ठीक है ना। ये किसी के द्वारा ना फेक बढ़ाया गया है, समझ में आ गया ना, कि किसी के द्वारा फेक बढ़ाया गया है, तो इस पे भरोसा करने का नहीं। समझ में आ गया? हाँ। तो पता नहीं कौन डेली हमारे साथ मजाक कर देता है जी। किसी के पास बहुत पैसा हो गया है, बेचारा फालतू का खर्च कर रहा है, करने दीजिए, धन्यवाद बोलना चाहेंगे उनको। चलिए जरा देखिए ध्यान से। तो प्रकाश क्या होता है बाबू? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कह सकते हैं कि प्रकाश एक बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं।
ठीक है ना बाबू, ध्यान रखिएगा। प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? सारे बच्चों को समझ में आया? भाई पोल उल को छोड़िए, देखो एक बात हम आपको खुल करके बताते हैं। आज दुनिया में आज सब कुछ पॉसिबल है। लाइक बढ़ाया जा सकता है, यहां पर लाइव वाचिंग देख रहे हैं वो बढ़ाया जा सकता है, पोल बढ़ाया जा सकता है, जो कमेंट है वो बढ़ाया जा सकता है, सब कुछ बढ़ाया जा सकता है। इसलिए भरोसा सिर्फ पढ़ाने पे रखिए। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, यही काफी है। न पोल पाल से मतलब, न लाइक वाइक से मतलब, न बच्चों के संख्या से मतलब। हम पढ़ा रहे हैं वो काफी है, ठीक है ना? बस आप लोग पढ़िए। ये ध्यान मत दीजिए कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। आप सोच लीजिए हम अकेले पढ़ रहे हैं। आप ये सोच करके पढ़िए हम अकेले पढ़ रहे हैं और कोई नहीं है हमारे पास, वो पढ़ाई सबसे बेहतर होगा। तो छोड़ दीजिए कितने बच्चे हैं, आप ये सोचिए हम अकेले हैं भाई और हम अकेले ही पढ़ रहे हैं, बस ये सोच करके पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, और ये बाहरी भौतिक कारक है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्या है? बाहरी भौतिक कारक है। प्रकाश जो है ना, ये क्या है? बाहरी भौतिक कारक है। बाहरी कारक कहने का मतलब यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को तभी देख पाएंगे जब प्रकाश रहेगा, ठीक है ना? यानी याद रखिएगा, प्रकाश की उपस्थिति में, याद रखना बाबू, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में ही, प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को देख पाएंगे, वस्तु को देख पाएंगे, वस्तु को देख पाएंगे। एक बार ना आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमें एक मोटा मोटी आइडिया लग जाए कि कितने बच्चे लाइक किए हैं। यानी जितने बच्चे लाइक करेंगे हमें आइडिया लग जाएगा कि लगभग उतने बच्चे जुड़े हुए हैं। तो एक बार सब मिल करके, जितने भी बच्चे यहां पर है ना, एक बार सब मिल करके जरा क्लास को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं। जल्दी से एक बार सारे बच्चे मिल करके क्लास को लाइक कर दीजिए, देर ना करना है बाबू। हाँ, जल्दी जल्दी से एक बार क्लास को लाइक करिए ना, फटाफट से, ठीक है। आइए, तो प्रकाश के बारे में समझ में आ गया ना? अच्छा, प्रकाश के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि जहां पर हवा है, जैसे यहां पर हवा है तो यहां पर प्रकाश गमन करेगा ही करेगा, लेकिन जहां पर हवा नहीं रहता है ना, वहां भी प्रकाश गमन करता है, ठीक है ना? यानी कि प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है बाबू, ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो प्रकाश है ना, एकदम याद रखिएगा, प्रकाश जो है यह निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश जो है यह निर्वात में भी गमन करता है, निर्वात में भी गमन करता है। और एक बात आपको बताएं, प्रकाश जो है ना, ये सबसे ज्यादा स्पीड में तभी चलता है जब हवा नहीं होता है। सोच लो भाई, हवा होता है तो इसका स्पीड थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा स्पीड में प्रकाश तभी चलता है जब हवा नहीं होता है। यानी कि निर्वात में ही प्रकाश सबसे तेज चलता है। निर्वात में ही प्रकाश का स्पीड जो है, प्रकाश की जो चाल है, वह सबसे ज्यादा होता है। बहुआ ध्यान रखिएगा, अगर हम निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करें, ये जो निर्वात है, निर्वात में प्रकाश की चाल की अगर बात किया जाए, निर्वात में प्रकाश के चाल की बात की जाए, कितना होता है आप लोग जानते हैं? निर्वात में प्रकाश का चाल जानते हैं आप लोग? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये बाबू मीटर पर सेकंड में हम निकाले हैं, लेकिन अगर इसको किलोमीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 लाख। 3 पर 5 शून्य दीजिएगा ना तो 3 लाख होगा किलोमीटर पर सेकंड। ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है ना? ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? ध्यान रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितना है बाबू? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। याद रहेगा? ये बात ना याद रखिएगा हमेशा। अच्छा, प्रकाश के बारे में एक बात और याद रखिएगा, ये जो प्रकाश है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा रेखा में गमन नहीं करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यानी कि प्रकाश जो है यह हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। किस रेखा में? सरल रेखा में गमन करती है।
सरल रेखा में गमन करती है। समझ में आ गया? प्रकाश हमेशा सरल रेखा में ही गमन करती है, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती है। एक बात और याद रखिएगा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है ना? प्रकाश के बारे में एक बात और याद रखना मेरे भाई, प्रकाश क्या है? तो याद रखिएगा कि गुरुजी प्रकाश जो है ये क्या है? यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश के बारे में याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है ना? अच्छा आप लोग ये बताओ, इस दुनिया में तो प्रकाश सब जगह से निकलता है। जैसे हमारे ऊपर बल्ब लगा है, यहां से भी प्रकाश निकल रहा है। निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? प्रकाश तो यहां से भी निकल रहा है ना बाबू। सामने ऊपर चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, यानी कि घर में अगर बल्ब जल रहा है, लेकिन भाई प्रकाश तो यहां से भी निकल रहा है, लेकिन ये बड़ा छोटा स्रोत है। अगर हम आपसे बोले कि पूरी दुनिया में प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो क्या जवाब बताइएगा? अगर हम आपसे पूछें कि पूरी दुनिया में प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो क्या जवाब बताइएगा? बताइए ना, पूरी दुनिया में प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत। तो बउआ याद रखिएगा, पूरी दुनिया में प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है सूरज। ठीक है ना? पूरी दुनिया में प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत, याद रखिएगा बाबू, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है बाबू? प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा सूरज। सूरज से ज्यादा बड़ा स्रोत कुछ भी नहीं है। आप सोचिए ना, एक टॉर्च बनाइएगा, एक बहुत बड़ा आप वेपर लाइट बना लीजिए, कितना इंजोरा करेगा? बहुत तो बहुत करेगा, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर। लेकिन सोचिए कि एक सूरज जो है उससे पूरा दुनिया एक के बार में रोशन हो जाता है, पूरे दुनिया में लाइट एक के बार में हो जाता है। कितना बड़ा प्रकाश का स्रोत है सूरज, आप सोच लीजिए। तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत जो है ना, वह सूरज है। और जानते हैं सूरज पृथ्वी से काफी दूर है, इतना दूर है कि सोचिए उसकी प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता होगा। पता है आप लोगों को कि सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? जानते हैं आप लोग? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है ना? सूरज है, ध्यान रखिएगा, इसके प्रकाश को, सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, याद रखना बाबू, सूरज के प्रकाश को याद रखिएगा। ठीक है ना? याद रखिएगा, सूरज के प्रकाश को, सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का, 8 मिनट 20 ऐसे लिख देते हैं, 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, 20 सेकंड का समय लगता है। सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सोचिए सूरज हमसे कितना दूर है। समझ रहे हैं ना? ये बात आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत, अब एक बात जरा समझिएगा, सबसे बड़ा स्रोत किसका? प्रकाश का। यानी कि प्रकाश का और भी बहुत सारा स्रोत होता है, जैसे हम लाइट से, बल्ब से, ये मतलब टॉर्च से, मोबाइल के टॉर्च से, ट्यूबलाइट से, सब जगह से ना प्रकाश निकल रहा है। यानी कि प्रकाश का स्रोत ये सब हो गया। यानी कि जहां से भी प्रकाश निकलता है उसको प्रकाश का स्रोत कहते हैं। याद रहेगा ना? वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलता है, याद रखना बाबू हम क्या बोल रहे हैं। ये जो क्लास करेगा ना उसी को समझ में आएगा। बाद में जो पैनल पीडीएफ से सोचेगा कि इस क्लास को हम रिवीजन कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो बच्चे क्लास किए हैं उनको तो रिवीजन हो जाएगा, बाद में पैनल पीडीएफ भी देखेंगे तो आपको पता रहेगा कि सर यहां पर क्या क्या बताए थे। अब सोचिए ना, इसको पैनल पीडीएफ में भेजेंगे आधा लोगों को तो हालांकि समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप क्लास में जुड़ करके पढ़ाई करेंगे तो वो ज्यादा बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, अब आप लोग जरा एक बात को ध्यान से समझना, हम क्या बोल रहे हैं कि जहां से भी प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से भी प्रकाश निकलता है उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है ना? याद रखिएगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं।
जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहे हैं यहां पर, जरा ध्यान से समझिएगा। ये जो प्रकाश स्रोत है ना, ये कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन? एक तो होता है प्राकृतिक स्रोत, ध्यान रखिएगा, और दूसरा होता है मानवीय स्रोत। प्यारे बच्चों, वैसा मतलब ये प्रकाश का वैसा स्रोत जो प्राकृतिक है, जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, वो प्राकृतिक है। जो स्टार होते हैं, जो तारे हैं, वो क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। रात को आप लोग जुगनू देखते हैं, वो क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। लेकिन मानव निर्मित स्रोत में आ जाता है कौन? ये बल्ब हो गया, दिया हो गया, टॉर्च हो गया, लालटेन हो गया, ये सब क्या है? प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत है। ठीक है ना। अच्छा, लालटेन से याद आया कि कल रिजल्ट भी आ रहा है। ठीक है ना, बिहार इलेक्शन का कल रिजल्ट आ रहा है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये पूरे सोशल मीडिया पर कल छाया रहेगा। ठीक है ना। कल बच्चे सब क्लास भी नहीं करेंगे, हमको पता है कि कल बच्चे सब क्लास व्लास करने वाले हैं नहीं, क्योंकि कल दिन भर यही चलेगा, कौन बना मुख्यमंत्री, कौन बना मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार रहेंगे कि नीतीश कुमार जाएंगे, ये तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये पूरे दिन भर ना कल टीवी पर छाया रहेगा। कल का दिन हम बिहार वासियों के लिए भी बड़ा दिन होगा, क्योंकि हम लोग बिहार के हैं और बिहार का सत्ता किनके पास जाता है, यह बहुत बड़ा बात होता है। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि कल आप लोग तो पढ़ाई करेंगे नहीं, कल बाल दिवस भी है, यह भी याद रखिएगा। कल जो है बाल दिवस भी है। ठीक है ना। तो कल प्यारे बच्चों बिहार का रिजल्ट जो है ना, वो बाल दिवस के दिन आ रहा है। बच्चों का दिन है कल भाई, नेताओं का दिन तो होगा ही होगा, कल बच्चों का भी दिन है, बाल दिवस है। और बाल दिवस के दिन बिहार का रिजल्ट आ रहा है, इससे बड़ा कुछ और हो सकता है? ठीक है ना। तो कल आराम से बैठ करके शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग देखिएगा कि किसका सरकार बन रहा है, लोकतंत्र में कैसे सरकार बनता है, कैसे विपक्ष बनता है, किस तरीके से जीत होता है, कौन विधायक दल का नेता होता है, ये सब कल बताया जाएगा। यानी कि जो चीज किताब में हम आपको पढ़ाते हैं सिविक्स में, वो कल साक्षात आप लोग देखेंगे। ठीक है ना। कल जो किताब में पढ़ते हैं ना, वो कल साक्षात आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कल ये सब देखिएगा। फिलहाल तो प्यारे बच्चे आप लोग इधर देखिए। ठीक है ना। तो बताइए प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, जरा बताओ बाबू। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के, बताइए जल्दी जल्दी से बताइए। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है ना। कौन कौन? एक प्राकृतिक और दूसरा मानव, ये मानव निर्मित या मानवीय स्रोत कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। हाँ, क्लियर? सारे बच्चों को क्लियर है? सारे बच्चों का क्लियर है? बताओ बाबू, यहां तक में किसी प्रकार का दिक्कत? यहां तक में किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बताओ बाबू। दिक्कत नहीं ना है? चलिए जी, बहुत बढ़िया। आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? प्रकीर्णन के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है, जो कि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है प्रकीर्णन। नाम क्या है? प्रकीर्णन। ध्यान रखिएगा। तो अगला हमारा टॉपिक है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब क्या होता है? प्रकीर्णन मतलब होता है प्रकाश को चारों तरफ फैलना। एकदम सिंपल भाषा में याद रखिए, प्रकीर्णन मतलब क्या होता है? प्रकीर्णन मतलब होता है प्रकाश को, प्रकीर्णन मतलब होता है प्रकाश को सभी दिशाओं में फैलना। प्रकाश को सभी दिशाओं में, प्रकाश को सभी दिशाओं में फैलना। प्रकाश को सभी दिशाओं में फैलना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश को सभी दिशाओं में फैलना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। यानी कि जब प्रकाश चारों दिशाओं में फैलता है, अब कहिएगा कि सर प्रकाश चारों दिशाओं में कैसे फैलता है? कैसे फैलता है प्रकाश? तो याद रखना कि प्रकाश जब सूक्ष्म कण पर पड़ता है, वायुमंडल में बहुत सारे सूक्ष्म कण हैं,
ठीक है ना। वायुमंडल में सूक्ष्म कण की कमी नहीं है, वायुमंडल में बहुत सारे सूक्ष्म कण हैं, और जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो वो प्रकाश को ना क्या करता है, थोड़ा देर के लिए या कुछ देर के लिए अवशोषित करता है। वो जो धूल कण है, जो सूक्ष्म कण है, वो प्रकाश को अवशोषित करता है, और अवशोषित करने के बाद फिर चारों ओर उसको फैला देता है। उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है ना, उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकाश को सभी दिशाओं में फैलना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। क्लियर। प्रकाश को सभी दिशाओं में फैलना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। एकदम अच्छे तरीके से याद रखिएगा, प्रकीर्णन वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, एक बात और, प्रकीर्णन अगर आप लोग समझ गए होंगे तो अब समझ लीजिए कि किरण क्या है। बताओ बाबू, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है किरण। किरण क्या है बताइए, किरण क्या है, जल्दी जल्दी से बताइए ना, किरण क्या है, फटाफट से बता दीजिए। किरण क्या है, जरा जल्दी जल्दी से बता दीजिए। बताओ बाबू, किरण क्या है, आप लोग बता सकते हैं, जानते हैं? किरण का परिभाषा एकदम सिंपल है। किरण क्या है, तो किरण एक लड़की है। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? किरण क्या है, तो किरण एक लड़की है। भाई लड़की का तो नाम है किरण, इसका में कौन बहुत बड़ा बात हो गया। ठीक है ना, तो तुरंत बता सकते हैं। तो किरण क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रकाश जिस रास्ते पे चलता है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसी को किरण कहते हैं। ध्यान रखना बाबू, मान लिया जाए कि यह रास्ता है प्रकाश को जाने का, हम ऐसे टॉर्च जलाए, टॉर्च जलाए तो एकदम सीधा किरण निकल गया, प्रकाश जो है वो सीधा निकल गया। जब हम टॉर्च जलाएंगे तो प्रकाश एकदम सीधा निकलेगा ना, तो बस एकदम प्रकाश जो सीधा निकल गया ना, बस उसी को किरण कहेंगे। जिस रास्ते से होते हुए प्रकाश चला गया उस रास्ते को ही किरण कहेंगे। यानी कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, प्रकाश जिस पथ पर चलता है, याद रखेंगे इसका परिभाषा, याद रखेंगे कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही, उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। उसके दिशा को ही, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं, किरण कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये तो हो गया किरण, ठीक है ना, एक किरण हो गया तब। लेकिन अगर हम ऐसा ऐसा ढेर सारा किरण बना दें तब, प्यारे बच्चों अब जरा समझिएगा, मान लिया जाए कि एक किरण ये वाला है, 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 सब कुछ है कि नहीं है, सब कुछ है कि नहीं है, यानी कि ढेर सारा किरण है। यानी कि अगर किरणों का समूह हो जाए प्यारे बच्चों, ये क्या है, हम कहेंगे कि यह किरणों का समूह है। हम क्या कहेंगे, यह किरणों का समूह है। यह जो है ना किरणों का समूह है। और ध्यान रखिएगा, किरणों का समूह किरण पुंज कहलाता है या प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है ना, तो अगला जो परिभाषा याद रखिएगा, किरण पुंज, क्या याद रखेंगे, किरण पुंज, या इसी को कहते हैं प्रकाश पुंज। किरण पुंज या इसी को कहते हैं प्रकाश पुंज, याद रखना बाबू। तो ये किरण पुंज क्या है बउआ, बताओ जल्दी से। लिखेंगे किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। लिखेंगे किरणों के समूह को, किरणों के समूह को लिखेंगे, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को ही क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है ना, और एकदम अच्छे तरीके से आप लोग ये सब पढ़ते जाइएगा। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जो किरण पुंज आप लोग देख रहे हैं यह 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज जो आप लोग देख रहे हैं ना, यह कितने प्रकार के होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, आइए बारी बारी से। किरण पुंज जो आप लोग देख रहे हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, यह कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। आइए, पहला, दूसरा और तीसरा। बताओ बाबू कौन कौन किरण पुंज होते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए ना। कम से कम जो बच्चे पहले से हमसे पढ़े हुए हैं वो बच्चे तो बता सकते हैं ना धड़ाधड़ एकदम जवाब है।
जो बच्चे पहले से हमसे पढ़े हुए हैं उन बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो बच्चे तो एकदम जल्दी जल्दी धड़ाधड़ एकदम जवाब दे सकते हैं भाई। पता भाई, जो बच्चे हमसे पहले से पढ़े हुए हैं अगर उनको भी जवाब देने में तकलीफ हो रहा है तब तो बड़ा दिक्कत है। जवाब देने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 कौन कौन? ध्यान रखिएगा, समांतर, अभिसारी और अपसारी। ठीक है ना। पहला होता है समांतर किरण पुंज। पहला कौन सा होता है? पहला होता है समांतर किरण पुंज। ठीक है। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। दूसरा कौन सा? अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, याद रखिएगा। तीसरा कौन सा होता है? अपसारी किरण पुंज। सारे बच्चों को याद हुआ? बताओ बाबू, सारे बच्चों को याद हो गया हैं? बहुत बढ़िया। तो समांतर किरण पुंज, अभिसारी और अपसारी जानते हैं? 3 लाइन में हम आपको सिखा देंगे। 3 लाइन में सिखा देंगे कि ये तीनों क्या होता है। जरा देखिएगा आप ध्यान से, इसलिए थोड़ा फैल लिखे हैं हम। अगर किरण पुंज, जरा ध्यान से समझिएगा, अगर कोई प्रकाश का किरण एकदम सीधे जा रहा हो, समांतर, नाम ही है समांतर। जैसे देखिए ना, ये गणित में आप लोग समांतर रेखा पढ़े हैं ना? गणित में आप लोग समांतर रेखा पढ़े होंगे कि अगर एकदम लाइन अगर सीधा सीधा हो तो उसको कहते हैं समांतर किरण पुंज। जैसे मान लिया जाए ये देखो तो बाबू, यहां पर जो लाइन जा रहा है एकदम सीधा सीधा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इसको कहेंगे समांतर किरण पुंज। लेकिन अगर प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर के जमा हो, जैसे मान लिया जाए कि एक किरण पुंज, आप ऐसे समझिएगा, जैसे मान लिया जाए कि एक प्रकाश की किरण जो है वो ऐसे सीधा निकला, ठीक है ना। एक प्रकाश का किरण कहां निकला बाबू? सीधा ऐसे, ठीक है ना। ये किरण ऐसे जा रहा था, यहां पर गया। एक दूसरा यहां से किरण आया और जाकर के इसी में मिल गया। एक तीसरा यहां से निकला और जाकर के इसी बिंदु पे मिल गया। यानी कि आप ये समझिए, जब अलग अलग किरण का मिलान एक ही बिंदु पर हो जाए, यानी कि ऐसा किरण पुंज जिसका सभी किरण एक ही बिंदु पर आकर के जमा हो, ठीक है ना। सभी किरण एक ही बिंदु पर आकर के जमा हो। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? सभी किरण, लिखेंगे कि सभी किरण एक ही बिंदु पर, सभी किरण एक ही बिंदु पर जमा, सभी जितना भी किरण है ना, सब एक ही बिंदु पर आकर के जमा हो रहा है। तो अगर सभी किरण पुंज एक ही बिंदु पर आकर के जमा हो जाए तो उसको कहते हैं हम लोग अभिसारी किरण पुंज। लेकिन अगर प्रकाश की किरण एक बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत हो, जैसे देखिए यह बिंदु है, इधर से यह प्रकाश का किरण फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है, एक बिंदु से प्रकाश की किरण फैलता हुआ प्रतीत हो, लिखेंगे एक बिंदु से प्रकाश की किरण, एक बिंदु से प्रकाश की किरण फैल रहा है, ठीक है ना, फैलता है। यानी कि जब एक ही बिंदु से प्रकाश का किरण फैलता हुआ प्रतीत हो, देख रहे हैं ना, यहां पर क्या हो रहा है? सभी प्रकाश का किरण एक बिंदु पर आकर के जमा हो रहा है, लेकिन यहां पर एक बिंदु से प्रकाश का किरण फैल रहा है। तो प्यारे बच्चों, इसको कहेंगे अभिसारी और इसको कहेंगे अपसारी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बता मेरे भाई, हमारी प्यारी प्यारी सब छोटी छोटी बहनें, बताइए ना। अच्छा, कल है बाल दिवस, कल आप लोगों को क्या चाहिए गिफ्ट में, जो बताओ। कल बाल दिवस है ना, कल आप लोगों को गिफ्ट में क्या चाहिए जरा बताइए। कल आप लोगों को गिफ्ट में क्या चाहिए जरा बता दो भाई, ठीक है ना। किताब के लिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, किताब के लिए तो भाई क्या कहें, इलेक्शन के कारण से जो लेट हुआ है ये हमें सुनना पड़ता है। बच्चे कमेंट में आते हैं, बोलते हैं, फोन करते हैं, आपकी परेशानी को हम समझते हैं कि आप लोग कितना परेशान हैं कि किताब जल्दी से जल्दी आ जाए, लेकिन आप लोग परेशान हैं और हम मजबूर थे, अब नहीं है। अब तो किताब यहां से जा रहा है, आज भी शाम में निकला है, कल भी निकला था, आने वाले समय में भी किताब और निकलेगा, ठीक है ना। अभी बहुत सारा स्टॉक बचा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है,
आप कहेंगे तो हम आज रात में आपको फोटो खींच करके डाल देंगे, देखेंगे देखिए कितना सारा स्टॉक बचा हुआ है अभी 10th का। तो भाई दिक्कत इस बात का नहीं है, आप परेशान थे किताब के लिए और हम किताब भेजने के लिए मजबूर थे, ठीक है ना, कि भाई चाह करके भी किताब नहीं भेज पा रहे थे क्योंकि इलेक्शन था। लेकिन जब इलेक्शन खत्म हुआ 11 तारीख को, तो 12 तारीख से किताब तो जाना ही स्टार्ट हुआ। तो 12 तारीख और आज 13 तारीख है, 2 दिन अभी मात्र होबे किया है, ठीक है ना। तो भाई थोड़ा सा तो 1-2 दिन और समय दे दीजिए, किताबा आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है ना, किताबा आपके पास पहुंच जाएगा। क्या कहें, मजबूर हो गए थे हम इलेक्शन के कारण। प्रत्येक साल ऐसे इलेक्शन नहीं आता था ना, 5 साल के बाद आता था। आज इस वर्ष मतलब आ गया, उसके चपेट में आप लोग पकड़ा गए, हम भी पकड़ा गए। तो भाई क्या किया जाए अब। तो अब आप लोग बताओ कि कल बाल दिवस है, किताब का बात छोड़ करके कल आप लोगों को गिफ्ट में क्या चाहिए? बुक के साथ पेन चाहिए? अरे तो फिर तो नाइंसाफी ना हो जाएगा। जिस बच्चों का बुक निकल गया है उनके साथ तो नाइंसाफी हो जाएगा। फिर कहेंगे कि सर हाँ इससे काहे किए हैं, दिक्कत ना हो जाएगा। आईफोन चाहिए, हाँ ये एगो काम बढ़िया आप बोले हैं। ये बच्चे कौन है भाई, सोनू नाम है, ये बढ़िया बात बोले हैं कि सब लोगों को एक एगो आईफोन, ठीक है ना। इससे बढ़िया और गिफ्ट हो ही नहीं सकता है बच्चों के लिए, ठीक है ना। लेकिन हाँ आईफोन वाला भी गिफ्ट हम देते हैं। 1.5 लाख रुपया का फोन होता है ना आईफोन, हम 1.5 लाख रुपया आपको देते हैं जरूर। लेकिन वो वाला गिफ्ट अभी नहीं मिलता है, वो वाला गिफ्ट मिलता है टॉपर बनने के बाद, ठीक है ना। टॉपर बनने के बाद 1.5 लाख वाला गिफ्ट मिलता है। जब बच्चे टॉपर बन जाते हैं ना, हम उनको 1.5 लाख रुपया देते हैं। और जानते हैं जब हम बच्चों को 1.5 लाख रुपया देते हैं टॉपर बनने के बाद, तो कई सारे लोग जो देख करके जलते हैं वो क्या बोलेंगे, टॉपर को 1.5 लाख में खरीद लिया। अरे भाई टॉपर को 1.5 लाख में खरीदे नहीं है, टॉपर को प्राइज दिए 1.5 लाख रुपया। वो ऐसे लोग सोचते हैं ना कि प्राइज देना बंद कर दे, ठीक है ना। काहे कि प्राइज देते हैं तो लोगों को लगता हुआ कि अरे बड़ा नाम होता है भाई, तो प्राइज देना इसको छुड़वा देते हैं। अरे प्राइज देना काहेला छुड़वाइएगा, कभी नहीं छोड़ेंगे। आप कितनों हमको बदनाम करिए, हम जानते हैं कि जो नाम वाला है वही बदनाम है। जिसका नाम होता है बदनामी भी उसी का होता है। तो हमारा नाम है तो बदनाम भी हम ही ना होंगे, लोग करते रहिए, ठीक है ना। हाँ तो प्यारे बच्चों आप लोग एकदम अच्छे तरीके से अब तैयार रहिए, ठीक है ना। तो ये तीनों समझ में आ गया ना। समांतर किरण पुंज क्या है, अभिसारी किरण पुंज क्या है और अपसारी किरण पुंज क्या है। चलिए अब इसके बाद आप लोग एक चीज समझिएगा पदार्थ के बारे में। पदार्थ के बारे में अगर प्यारे बच्चों बात करें तो एक होता है पारदर्शी। आप लोग पारदर्शी का नाम सुने हैं, पारदर्शी मतलब क्या होता है। दूसरा होता है अपारदर्शी, दूसरा होता है अपारदर्शी और तीसरा होता है पारभासी। पारभासी प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना आप लोग, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ठीक है ना। हम क्या बोल रहे हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, याद रहेगा। तो याद रखिएगा कि पारदर्शी क्या होता है, वैसा वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके, या फिर वैसा वस्तु जिससे होकर के प्रकाश आर पार हो जाए। एकदम शॉर्टकट में हम बता रहे हैं, ठीक है ना। पारदर्शी याद रखिएगा, जिससे होकर के प्रकाश आर पार हो जाए, जिससे होकर प्रकाश की किरणें, जिससे होकर प्रकाश की किरणें, जिससे होकर प्रकाश की किरणें, जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार हो जाए, आर पार हो जाए, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पारदर्शी। लेकिन अगर हम बोलें कि अपारदर्शी बबुआ का होवत है, अपारदर्शी क्या होता है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी अपारदर्शी के बारे में तो ना पूछिए। अपारदर्शी क्या होता है सर जी, बताओ बाबू। हाँ चलिए, तो यहां पर हो गया ये पारदर्शी। अब अपारदर्शी क्या है, तो जिससे होकर के प्रकाश की किरणें आर पार ना हो सके, ध्यान रखिएगा आर पार ना हो सके, ठीक है ना। जिससे होकर के प्रकाश की किरणें आर पार ना हो सके उसको कहते हैं अपारदर्शी।
मतलब वैसा पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश की किरणें आर पार हो जाए उसको कहते हैं पारदर्शी, और जिससे प्रकाश की किरणें आर पार ना हो उसको कहते हैं अपारदर्शी। और पारभासी क्या है? ये दोनों के बीच वाला, यानी कि थोड़ा थोड़ा प्रकाश आर पार करे, पूरा भी नहीं करेगा और एकदम नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा। मतलब वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः पार करे, ठीक है ना। लिखेंगे वैसा पदार्थ, इसमें क्या लिखेंगे? वैसा पदार्थ, ध्यान रखिएगा, वैसा पदार्थ जिनसे होकर, वैसा पदार्थ जिनसे होकर, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें, जिनसे प्रकाश की किरणें, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः पार करे। क्या करे बाबू? अंशतः, ध्यान रखिएगा, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः पार करे, अंशतः पार करे, उससे अंशतः पार करे, उसे क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। समझ में आ गया बाबू? तो पारदर्शी में इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे तो क्या लेंगे? जैसे हम इसका एग्जाम्पल ले लेंगे कांच, हम इसका एग्जाम्पल लेंगे पानी, हम इसका एग्जाम्पल लेंगे हवा। तो ये सब क्या है? ये सब है पारदर्शी। लेकिन अगर अपारदर्शी बोले तो अपारदर्शी में हम बोलते हैं लकड़ी, ठीक है ना, हम बोलते हैं ईंट, हम बोलते हैं पत्थर। तो ये सब क्या है? ये सब है अपारदर्शी। लेकिन अगर हम बोले पारभासी क्या है, तो पारभासी का एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा कागज, ठीक है ना, तेल लगा हुआ कागज हो गया, घिसा हुआ शीशा हो गया, घिसा हुआ शीशा हो गया। तो प्यारे बच्चों ये सब ना ध्यान रखिएगा, ये सब क्या है? ये सब पारभासी है। घिसा हुआ शीशा या घिसा हुआ कांच, कुछ भी कह लीजिए। यहां तक क्लियर हुआ? एक बार बताइए ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार बताओ तो बाबू। यहां सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, बताइए ना, बताओ बाबू। यहां तक सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार कह दीजिए ना कि हाँ सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। बताओ ना, एक बार सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार कह दीजिए ना कि गुरुजी कॉन्सेप्ट क्लियर है। बताओ तो बाबू, सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर? सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर? यस और नो? यस सर, बहुत बढ़िया। यहां तक सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है सर? सर हमको एरोप्लेन दीजिएगा, काहे नहीं? ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक के बारे में बताते हैं जिसको कहते हैं छाया। क्या बोलते हैं? छाया बोलते हैं, या फिर परछाई। छाया या परछाई, ये भी प्यारे बच्चों परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान रखिएगा। छाया क्या है गुरुजी? परछाई क्या है गुरुजी? कुछ बच्चे छाया परछाई के बारे में नहीं जानते हैं तो उनको बताना पड़ेगा ना भाई कि छाया क्या है, परछाई क्या है। तो सुनिए, छाया क्या है? कोई बच्चे बताइए ना, छाया क्या है? देखो बाबू, अगर प्रकाश के रास्ते में किसी पारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए, ठीक है ना, अगर प्रकाश के रास्ते में किसी पारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए, जैसे मान लिया जाए इधर से प्रकाश आ रहा है, आप समझिएगा, इधर से प्रकाश आ रहा है और हम यहां पर खड़ा हैं, तो इधर से प्रकाश आ रहा है, चूंकि हम पारदर्शी हैं, हमारा आर पार कोई देख लेगा? है किसी का हिम्मत? हमारा आर पार देखिए नहीं सकता है। तो भाई देखो, इधर से प्रकाश आ रहा है और हम यहां पर बीच में खड़ा हो गए, तो हमारा परछाई इधर बनेगा। हमारा परछाई कहां बनेगा? इधर बनेगा। प्रकाश जिधर से आ रहा है उसके विपरीत दिशा में, तो प्रकाश इधर से आ रहा है, परछाई हमारा इधर बनेगा। यानी कि जब प्रकाश के रास्ते में, जब प्रकाश के रास्ते में किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो वस्तु के पीछे या प्रकाश के विपरीत तरफ अंधेरा क्षेत्र बनता है जिसे छाया कहते हैं। ठीक है ना?
जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है। अगर छाया का परिभाषा लिखना हो ना तो एकदम सिंपली लिख सकते हैं कि जब प्रकाश के गमन पथ पर, जब प्रकाश के गमन पथ पर, जब प्रकाश के गमन पथ पर, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश के विपरीत ओर, तो प्रकाश के विपरीत, तो प्रकाश के विपरीत ओर जो काला अंधेरा क्षेत्र बनता है, प्रकाश के विपरीत ओर जो काला अंधेरा क्षेत्र बनता है, जो प्रकाश के विपरीत ओर जो काला अंधेरा क्षेत्र बनता है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही परछाई, उसे ही परछाई या छाया कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? परछाई या छाया कहते हैं। क्लियर हुआ? बताओ बाबू, उसे ही चाहे तो परछाई कहेंगे और नहीं तो छाया कहेंगे। यहां तक सारे बच्चों का क्लियर? यस और नो? बहुत बढ़िया। तो इतना हो गया बेसिक चीज। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि गुरुजी बेसिक चीज बता दीजिएगा, तो अभी तक प्यारे बच्चे हम आप लोगों को वो बेसिक चीज पढ़ा रहे थे जो कि हमें आप लोगों को बताना जरूरी लगा। तो भाई बेसिक चीज हम पूरा आप लोगों को पढ़ा दिए, पूरा बेसिक चीज हम आप लोगों को पढ़ा दिए। अब प्यारे बच्चे हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि प्रत्येक वर्ष के लिए महत्वपूर्ण है। नाम है प्रकाश का परावर्तन। नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। क्लियर? चलिए बाबू, अब हम लोग आते हैं अपने असली टॉपिक पर। नाम है प्रकाश का परावर्तन। टॉपिक जिसको अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है बाबू? प्रकाश का परावर्तन। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर प्रकाश का परावर्तन है क्या। देखो बाबू, परावर्तन ध्यान से सुनिएगा। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाए। आप एक बार ऐसा करना, आपके घर में आईना तो होगा ना, शीशा, जिसमें आप लोग डेली अपना शक्ल देखते होंगे, ठीक है ना? तो आपके घर में जो शीशा है, जिसको आईना कहते हैं, अंग्रेजी में मिरर कहते हैं, तो आपके घर में आईना होगा। आप उस आईने के सामने खड़ा हो जाइएगा, ठीक है ना? और एक टॉर्च लीजिएगा और टॉर्च उस पर जलाइएगा। आईना पे टॉर्च जलाइएगा, या फिर टॉर्च से ज्यादा बढ़िया होगा लेजर लाइट। अगर आपके पास लाल कलर वाला वो जो लेजर लाइट रहता है, अगर लाल कलर वाला अगर लेजर लाइट है ना, तो उसको आप ना शीशा पे जलाइएगा। मान लेते हैं कि हमारे इधर यहां पर, जरा समझिएगा, मान लेते हैं कि यहां पर ये शीशा लगा हुआ है, ये ऐनक है जिसमें हम डेली अपना शक्ल देखते हैं। आपको क्या करना है कि एक लेजर लाइट लेना है, 10-20 रुपया में तो देता है, इस पे ऐसे करके जलाइएगा, ठीक है ना? जब लेजर लाइट को यहां से ऐसे सीधे जलाइएगा तो आप देखिएगा कि हम तो बार रहे हैं, जो लेजर लाइट है ना, हम इसको कहां पर बार रहे हैं? हम इसको बार रहे हैं शीशा पर, लेकिन यहां से ये रिफ्लेक्ट करेगा और उधर दीवार पर जाकर के आपको दिखाई देगा। कभी ऐसा करके देखे हैं? तो यहां से रिफ्लेक्ट किया और उधर दिखाई दिया, कहां पर? दीवार पर। जैसे आप ये समझिए ना, आप ये समझिए कि ये आपका शीशा हो गया। आप अपना जो लेजर लाइट है वो यहां से जलाए, आपका लेजर लाइट यहां आया, सीधे जलाएंगे तो आपको उसका प्रकाश यहां आएगा। यहां से टकराने के बाद आप देखेंगे ना कि इधर की ओर ये मुड़ गया, ठीक है ना बाबू? ये कहां मुड़ गया? इधर की ओर मुड़ गया। समझ में आया ना? तो इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। मतलब एक सतह है, इस सतह से टकराने के बाद प्रकाश जो है वो अपने ही माध्यम में लौट गया।
ठीक है ना, उसी को कहते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश का प्रवर्तन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाए तो लौटने के इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। बड़ा सिंपल है, एकदम छोटा परिभाषा लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में, टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश के लौटने के इस घटना को, तो प्रकाश के लौटने के इस घटना को, तो प्रकाश के लौटने के इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्लियर बाबू? यहां तक किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बता दीजिए। यहां तक में किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बताइए। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश के लौटने के इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, अब जरा देखिएगा ध्यान से, असली चीज ना यहां पे समझना है, जो कुछ हम आपको समझाना चाह रहे हैं। एक नया स्लाइड में हम आपको लेकर के आते हैं और प्यारे बच्चों आप समझिएगा, ये आपका सतह हो गया, यहां से प्रकाश ऐसे आ रहा था, ठीक है ना, ये प्रकाश ऐसे आ रहा था और यहां एक ऐसा करते हैं ना, एकदम सीधा लाइन खींचते हैं ताकि आप लोगों को भी लगे कि भाई सर टेढ़ा मेढ़ा नहीं खींचते हैं, सर एकदम सीधा लाइन खींचे हैं। चलिए, यहां से आया सीधे प्यारे बच्चों, प्रकाश जो है वो यहां तक आया और यहां के बाद जैसे ही टकराया प्रकाश जो है वो इधर की ओर निकल गया। ठीक है ना, समझिएगा जरा ध्यान से। यानी कि ये प्रकाश जो है वो इधर से आया और इधर को निकल गया। ठीक है ना बाबू, समझिएगा। मान लेते हैं यहां पर एक लेजर लाइट था, हम यहां पर ना क्या लगा देते हैं, एक लेजर लाइट लगा देते हैं। ठीक है ना, एक लेजर लाइट लगा देते हैं, एक लेजर लाइट लगाते हैं भाई। लीजिए, ये टॉर्च हो गया। अरे क्या बात है भाई, एकदम बेहतरीन टॉर्चे हो गया कि अब एकरा में कोई डाउट है? लीजिए, एकदम लेजर लाइट लगा दी है। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों आप ये समझो कि जो प्रकाश आ रहा है, ये वाला प्रकाश आ रहा है ना, ये वाला आ रहा है, ये लौट के जा रहा है, यही ना है। तो जो प्रकाश आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। चूंकि ये किरण है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसको किरण कहते हैं, बताया है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। याद रखिएगा, आपतित किरण। और ये वाला जो आप इधर देख रहे हैं इसको कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे परावर्तित किरण। याद रखिएगा, इसको कहेंगे आपतित किरण, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। और प्यारे बच्चों ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। आप बीचवा में वो लंब खींचेंगे, इस लंब को क्या कहते हैं बउआ? जल्दी से बताइए, हैं? जल्दी से बताइए रसगुल्ला। सब ऐसे ही रसगुल्ला खाइएगा? जल्दी से बताओ सभी प्यारे प्यारे रसगुल्लों, जल्दी से बताइए कि अगर ये आपतित किरण, वो हो गया प्रवर्तित किरण, ये बीच वाला क्या होगा ये बताइए ना। बीच वाला क्या होगा? अभिलंब। बहुत बढ़िया, एकदम 90 डिग्री पर होता है जी वाला। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं।
हाँ, समझ में आया? इसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। कहिएगा कि गुरुजी बहुत बढ़िया से बता दिए कि ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। मतलब जो किरण प्रकाश, ये जो सतह था, इस सतह की ओर जो किरण आया उसको कहेंगे आपतित किरण। इस सतह से टकरा करके जो किरण गया उसको कहेंगे प्रवर्तित किरण। आई बीचे में जो लंब है, एकदम खुट्टा के जैसा खड़ा है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अभिलंब। अच्छा, तो ये जरा बता दीजिए कि अभी दोनों के बीच में एगो कोण बन रहा है, ये जरा देखिए ना, ये दोनों के बीच में एगो कोण बन रहा है, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एगो कोण बन रहा है। प्यारे बच्चों बताओ जल्दी से कि आपतित किरण और बीच में जो कोण बन रहा है इसको क्या कहते हैं? अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये आपतित किरण है ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट आई से शुरू होता है, इसलिए इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं। आई होता है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। तो बाबू रिफ्लेक्ट आर से शुरू होता है ना, इसलिए परावर्तित किरण को आर से सूचित किया जाता है। यानी कि आपतित किरण को आई से और परावर्तित किरण को आर से सूचित करते हैं। कंफर्म हुआ? ध्यान रखिएगा। तो ये आपतित किरण और ये क्या हो गया? परावर्तित किरण हो गया। प्यारे भाइयों, प्यारे लाडलों, एक बार जरा ध्यान से सुनना कि यहां पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण कहते हैं। एकदम याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। एकदम बढ़िया सर जी, झकास से पढ़ा रहे हैं। आप ही लोग ना कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी एकदम झकास पढ़ा रहे हैं। ये झकास कैसन होता है भाई? बोले तो एकदम झकास। सुनो भाई, तो ये हो गया आपतन कोण। फिर ई वाला कोण का कहलाएगा? ई वाला कोण कहलाएगा, चूंकि ये परावर्तित किरण है ना, तो देखो बाबू, आपतित किरण और अभिलंब का बीच का कोण है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण। तब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहेंगे परावर्तन कोण। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। समझ में आ गया? आई जो नीचे सतह देख रहे थे बउआ, इस सतह का क्या नाम दे देंगे रसगुल्ला साहब? बताओ, इस सतह को क्या नाम दे दें? रसगुल्ला। इस सतह को रसगुल्ला कहेंगे? बताइए तो क्या कहेंगे? इस सतह को रसगुल्ला कहेंगे? नहीं सर जी, तो आप कहाँ मजाक करते हैं। इस सतह को रसगुल्ला नहीं कहेंगे, इस सतह को कहेंगे परावर्तक सतह। चूंकि यही वाला सतह से ना परावर्तन हो रहा है, तो इस सतह को कहते हैं परावर्तक सतह। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है ना? अब कहिएगा कि सर इहो वाला जो किरण है ये जे पर आकर के मिला, इधरो वाला जो लौट के गया ये ही बिंदु पर आकर के मिला, आई जो अभी लंबवो है ना एक के बिंदु पर, मतलब ये वाला बिंदुआ में कुछ खास है का? यहीं पर आकर के सब काहे मिल रहा है? कहेंगे ना कि सर यही वाला बिंदु पर आकर के सब काहे मिल रहा है? ई चलते मिल रहा है कि इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं बाबू? आपतन बिंदु कहते हैं। समझ में आया राजा? हैं? हाँ, याद रखिएगा, जब आपको प्रकाश के प्रवर्तन का नियम पढ़ाया जाएगा, पढ़िए लीजिए। प्रकाश का प्रवर्तन का नियम ये कहता है कि पहला चीज एकदम, जो चूंकि प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं, याद रखिएगा। हम आपको यहां पर प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ाए ना, प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ाए ना, इसका दो नियम होता है। ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं, इसके दो नियम होते हैं। इसके दो नियम परीक्षा में पूछवो करता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो इसके दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। कौन कौन? तो पहला नियम, ध्यान से सुनिए बाबू, पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि
अपततित किरण नहीं, आपतित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होता है। क्या पहला नियम कहता है? पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है कि नहीं है? एक ही तल में, अलग अलग तल है, एक ही गुना तल है, उसी में तीनों है, येहू वाला, येहू वाला, येहू वाला, तीनों एक के जगह पर आकर के है। ठीक है ना? है कि नहीं है बाबू? है? तो ध्यान रखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, पहला नियम यही कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि गुरुजी जब ये वाला और ये वाला लौट के गया, आई 90 डिग्री जो है वो बीचे बीचे है, समझिएगा, ये जो 90 डिग्री है ये दोनों के बीचों बीचों में है, तो ई वाला कोण और ई वाला कोण दोनों बराबर होगा, यानी कि ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। तो दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन फिर से लिख देते हैं, ठीक है ना? यहां पर लिखते हैं, यहां पर थोड़ा जगह ज्यादा है, यहां पर लिखेंगे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है ना? प्रकाश का दो गो नियम होता है बउआ, सुन लीजिए, प्रकाश का दो गो नियम है। पहला नियम क्या बताया? ठीक है ना? ये दूसरा नियम होगा, ये हो गया दूसरा नियम। अब चलिए पहला नियम इधर लिख देते हैं। पहला नियम क्या लिखेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। तब पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है आपतित किरण, ध्यान से सुनिए, पहला नियम शॉर्टकट में थोड़ा लिखते हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण, आपतित किरण के बाद परावर्तित किरण, ध्यान से सुनिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। क्लियर? सारे बच्चों को समझ में आया? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, पहला। और दूसरा कहता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। जितना डिग्री का कोण ये, उतना ही डिग्री का कोण ये वाला भी रहेगा। क्लियर हुआ बाबू? बताओ जल्दी से, कितना बढ़िया से पढ़ा रहे हैं बताइए ना, कितना बढ़िया से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? कितना बढ़िया से पढ़ा रहे हैं जी? थोड़ा सा भी दिक्कत होने दे रहे हैं? जरा सा भी दिक्कत हो रहा है? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम सब बता रहे हैं, ठीक है ना? जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब बता रहे हैं। क्लियर यहां तक? बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं अगला जो टॉपिक है हम लोगों का। ये तो प्रकाश का प्रवर्तन समझ गए ना? परीक्षा में पूछेगा कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम, क्या को बताइएगा? 4 गो कि 5 गो? बताओ जल्दी से, तब तक पानी पी लेते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के क्या गो नियम? 4 गो कि 5 गो? जल्दी से बताओ बाबू। प्रकाश के प्रवर्तन के क्या गो नियम? 2 गो। बहुत बढ़िया। 5 गो कौन कहता है जी? 2 गो, ठीक है ना? याद रखिएगा। अब प्यारे बच्चे, आप लोगों को हम एक चीज पढ़ाते हैं, एक टॉपिक पढ़ाते हैं जिसका नाम है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब का होता है। ध्यान से सुनिएगा। आप आईना के सामने जाकर के खड़ा हुए हैं ना? हैं? आईना के सामने अगर आप जाकर के खड़ा होएंगे तो आपका चेहरा उस आईने में दिखाई देता है। शीशा के सामने जाकर के खड़ा होंगे तो आपका चेहरा दिखाई देगा ना? तो आप तो हो गए ओरिजिनल, लेकिन शीशवा में जो आपका फोटो या दिखाया वो हो गया आपका प्रतिबिंब।
क्या हो गया? वो हुआ आपका प्रतिबिंब। ध्यान रखिएगा। तो प्रतिबिंब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके परीक्षा के लिए। कहता है कि किसी भी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यह ना बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब का परिभाषा हम आपको बता रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, जिस बिंदु पर मिल रहा है, ठीक है ना, जिस बिंदु पर मिल रहा है उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया? तो प्रतिबिंब जो होता है बाबू, दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन याद है आप लोगों को कि भुला गए हैं? याद है कि भुला गए? याद है कि भुला गए? गाना है ना कि तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, ठीक है ना। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। भाई तू याद नहीं करता है ना तो बड़ा दर्द रहता है। तो देखो प्रतिबिंब जो है ना वो दो प्रकार के, कुछ भुलाना नहीं है, कुछ याद करना नहीं है। यहां पर प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है काल्पनिक और दूसरा होता है वास्तविक, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के कौन कौन? कौन कौन? तो पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, समझिएगा जरा ध्यान से। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है बउआ काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा कौन सा? दूसरा होता है काल्पनिक। ओ भाई, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है ना। काल्पनिक को ही कहते हैं आभासी, काल्पनिक को ही क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। तो पहला हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब और दूसरा हो गया आभासी प्रतिबिंब। ये दो प्रकार का प्रतिबिंब होता है, ठीक है ना। पहला होता है काल्पनिक और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है ना। झूठो खाली बोलता है। एक लड़का कमेंट कर रहा है कि सर आपका गाना सुन करके पापा पूछ रहे हैं कि कौन सिंगर के गाना सुन रहा है। झूठा, ठीक है ना। चलिए, प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दो प्रकार का होता है। अगर किसी बिंदु पर, अगर प्रकाश की किरण वास्तविक में किसी बिंदु पर मिल रहा है तो उसको कहते हैं वास्तविक, और मिलता हुआ प्रतीत बस हो रहा है तो उसको कहते हैं काल्पनिक। जैसे आप अगर शीशा के सामने जाकर के खड़ा हो जाते हैं, आप शीशा के सामने जाकर के खड़ा होते हैं तो एकदम प्यारे बच्चों आपका हूबहू चित्र जो है वो आईने में दिखाई देता है, लेकिन क्या वो चित्र वास्तविक है कि काल्पनिक है? क्या वो चित्र वास्तविक है? नहीं है, वो काल्पनिक है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। लेकिन इसमें एक बात हमेशा पूर्ण भी है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब, याद रखना बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। और इधर याद रखिएगा कि यह हमेशा सीधा है, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब, इसमें लिख लेते हैं ये वाला, ठीक है ना। इधर लिखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब, याद रखना बाबू कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, सीधा होता है। यानी कि ये वाला जो है ना ये उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और ये वाला जो है वो सीधा प्रतिबिंब बनेगा।
समझ में आया कि नहीं आया? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ये तो काल्पनिक और ये काल्पनिक और वास्तविक के बारे में ध्यान रखिएगा, याद रहेगा? हाँ, सारे बच्चों को समझ में आ गया? सारे बच्चों का यहां तक एकदम क्लियर है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दो चीज याद रखिएगा। तो काल्पनिक और वास्तविक में अंतर क्या है, ये परीक्षा में आता है। तो क्वेश्चन आंसर ना हम काल्पनिक और वास्तविक वाला अगली क्लास में आप लोगों को बताएंगे। आज सिर्फ हम थ्योरेटिकल पार्ट आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है? आज हम आपको सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट आपको बताते चल रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है? याद करके रखिएगा। हाँ, अब ये तो हो गया प्रतिबिंब के बारे में बात। अब इसके बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर है, नाम है दर्पण। नाम क्या है बाबू? दर्पण। अब अगर हम आप लोगों से पूछ दें कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, बताइए ना। अब अगर आप लोगों से पूछ दें कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? हैं? बताओ बाबू। दर्पण कहते हैं ना? अरे भाई, यूपी बोर्ड वाला कमेंट करता है कि सर यूपी बोर्ड के लिए भी है, हैं? यूपी बोर्ड वाला कमेंट कर रहा है कि यूपी बोर्ड के लिए भी है। झारखंड बोर्ड वाला कमेंट करता है कि झारखंड के लिए भी है। अरे हम तो यही कहते हैं कि आइए ना हमरो बिहार में। अरे ठोक देंगे फिजिक्स आपके कपार में, ठोक देंगे केमिस्ट्री आपके कपार में, जितना सब्जेक्ट है ना सब आपके कपार में चला जाएगा। काहे चिंता करते हैं? खाली आइए ना हमरो बिहार में। बिहार में तो आइए, तब ना सीखिएगा, हैं? बिहार में आइए तब देखिए कि भाई क्या रुतबा है बिहार बोर्ड का। बिहार बोर्ड के बच्चे ना बिजली की तरह दौड़ते हैं। तब सारे बच्चों को समझ में आ गया? दर्पण, दर्पण का परिभाषा क्या लिखेंगे? दर्पण चिकना सतह है, चमकीला सतह है। दर्पण जो है वो प्रकाश के नियम का पालन करता है। दर्पण का एक भाग हमेशा रंगा हुआ रहता है, रजतित किया हुआ रहता है। आपके घर में अगर शीशा होगा जिसमें आप लोग डेली अपना चेहरा देखते हैं, उसका पीछे देखिएगा, पीछे ना रंगा हुआ रहता है, पेंट से रंगा हुआ रहता है। लेकिन वो पेंटवा को जब उखाड़िएगा तब पेंटवा के अंदर आपको चांदी का लेप देखने के लिए मिलेगा। पेंट के अंदर ना चांदी का लेप रहता है। किस चीज का? चांदी का। और उसके ऊपर से पेंट रहता है। तो वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का पालन करे और जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हुआ हो, उसे दर्पण कहते हैं। प्यारे बच्चों, दर्पण का परिभाषा हम क्या बता रहे हैं कि वैसा चिकना और चमकीला सतह, ध्यान से सुनिएगा, वैसा चिकना और चमकीला सतह, वैसा चिकना और चमकीला सतह, वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के नियम का पालन करे, जो प्रकाश के नियमों का पालन करे, जो प्रकाश के नियमों का पालन करे, वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के नियमों का पालन करे और जिसका एक भाग एक भाग अवश्य ही रंगा हो, अवश्य ही रंगा हो, उसे क्या कहते हैं? उसे दर्पण कहते हैं। उसे दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। समझ में आया? और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बउआ? तो ध्यान रखिएगा, हम आपको नीचे ऊपर ही बता देते हैं। दर्पण, एक तो पहला दर्पण हो गया, इधर से शुरू करते हैं। पहला दर्पण जिसको हम लोग कहते हैं समतल दर्पण, जिसको तो हम लोग रोज देखते हैं।
ठीक है ना, समतल दर्पण। इसको तो हम लोग भाई रोज के रोज देखते हैं, क्योंकि डेली नहाने के बाद आईना के सामने जाकर के सब लोग खड़ा ही होते हैं। नहाने के बाद तो आईना के सामने सबको खड़ा होना है। तो पहला हो गया बाबू समतल दर्पण, ठीक है ना। और दूसरा बता दीजिए, दूसरा तो आप लोग कहेंगे कि अवतल दर्पण, हम कहेंगे कि ना, फंस गए। पहला होता है समतल, दूसरा होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है ना, गोलीय दर्पण। और तीसरा होता है परवलय दर्पण, परवलय दर्पण, परवलय दर्पण। परवलय दर्पण के बारे में आप लोगों को आगे पढ़ना है, जब आप 11th-12th क्लास में जाएंगे तब हम लोगों को यही तक पढ़ना है। लेकिन अब इस गोलीय दर्पण को बहुआ आगे डिवाइड करेंगे आप। ये जो गोलीय दर्पण आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो गोलीय दर्पण देख रहे हैं, ये गोलीय दर्पण दो भागों में बंटता है। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। तो वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के नियमों का पालन करे और जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हो, उसको दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार के? तो दर्पण समतल, गोलीय और परवलय, 3 प्रकार के। लेकिन अगर पूछेगा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के। कौन कौन? उत्तल, अवतल, ठीक है ना। हाँ, ये बात याद रखना है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, उत्तल और अवतल। सारे बच्चों को समझ में आया? सारे बच्चों को समझ में आया? तब ध्यान रखिएगा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बाबू समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण तो आप लोग डेली देखते ही हो कि जिसका प्रवर्तक सतह एकदम समतल हो। आप लोग जो डेली आप लोग आईना देखते हैं, उसका प्रवर्तक सतह क्या 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 मतलब ऊंचा नीचा होता है? वो दर्पण देखते हैं एकदम चिकना होता है, ढर ढर एकदम चिकना करता है ना। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का विशेषता याद रखिएगा, वो एकदम चिकना होता है। हिचकी आ रहा है, समझ में आया? समझ में आ गया बाबू? सर आपकी गर्लफ्रेंड आपको याद कर रही है, भगवान कौन ही बात बोल देते हो भाई, ये सब नाम मत लीजिए, हैं? ना है कोई घर में लड़ाई लगवाइएगा का? चलिए देखिए, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया ना। तो दर्पण के बारे में याद रखिएगा, प्रतिबिंब जो होता है समतल दर्पण में, वो दर्पण के पीछे बनता है। आप लोग दर्पण के सामने खड़ा होते हैं, आईना के सामने जब खड़ा होते हैं, शीशा के सामने जब खड़ा होते हैं, तो जैसे मान लिया जाए कि ये शीशा है, इसके सामने हम खड़ा हुए, तो दर्पण में जो हमारा फोटो बनता है, दर्पण में जो हमारा फोटो बनता है, वो देखते हैं दर्पण के पीछे बनता है। मतलब दर्पण से जितना दूर पर आगे हम खड़ा रहेंगे, दर्पण के पीछे उतना ही दूर पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। बनता है कि नहीं बनता है बाबू? है? दर्पण से जितना दूर आगे हम रहते हैं ना, दर्पण से उतना ही दूर पीछे हमारा प्रतिबिंब बनता है। और जितना बड़ा हमर आकार, उतने बड़ा प्रतिबिंब का आकार। मतलब अगर मान लिया जाए कि एक रिमोट है, इस रिमोट को हम दर्पण के सामने लेकर के जाएंगे, जितना बड़ा इसका आकार है ना, दर्पण में उतना ही बड़ा दिखाएगा, ऊंचा नीचा नहीं दिखाएगा, मतलब बड़ा छोटा नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। और प्रतिबिंब एकदम सीधा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये सब समतल दर्पण की विशेषता है, समतल दर्पण को पहचानने का तरीका है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं, जैसे ये किताब है, ठीक है ना, इस किताब का ऊंचाई अगर मान लिया जाए कि 10 इंच है, इस किताब का ऊंचाई 10 इंच है, तो समतल दर्पण में इस किताब का ऊंचाई कितना दिखाई देगा? बताओ बाबू।
अगर इस किताब का ऊंचाई 10 इंच है, यहां से यहां तक अगर 10 इंच है, तो समतल दर्पण में इस किताब का ऊंचाई कितना दिखाई देगा? बता सकते हैं? समतल दर्पण में इस किताब का ऊंचाई कितना दिखाई देगा, बताइए। समतल दर्पण में किताब का ऊंचाई कितना दिखाई देगा? 10 ही इंच दिखाई देगा। अभी क्या बताए, जितना बड़ा दर्पण होता है, ये जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होता है। मतलब समतल दर्पण में वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार एकदम बराबर होता है। आइए ना, हम आप लोगों को एक चीज दिखाते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, ये अगर हम सीधा लाइन खींच रहे हैं, इधर से एक तरफ से हम रंग दिए, तो ये हो गया समतल दर्पण। ये क्या हो गया? ये हो गया समतल दर्पण। ये हो गया समतल दर्पण, ठीक है ना। आगे प्यारे बच्चों, इस तरीके का एक दर्पण होता है। इसमें क्या आप लोग देख रहे हैं कि हम इसको बाहर से रंग दिए, जो बाहर निकला हुआ हिस्सा था ना, वो रंग दिए, तो जो परावर्तक सतह है वो धंसा हुआ बच गया। समझ गया ना? देख रहे हैं ना, परावर्तक सतह धंसा हुआ बच गया। तो अगर परावर्तक सतह धंसा हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं अवतल। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। इसको कहते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। और एक होता है प्यारे बच्चों, एक होता है मान लिया जाए इस तरीके से है, ठीक है ना, और इसको हम धंसा हुआ भाग जो है इसको रंग दिए, तो ये वाला जो परावर्तक सतह हुआ इसको कहेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है ना, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो यही तीनों दर्पण का फोटो है। एक बात ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है ना। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी। अवतल का दूसरा नाम है बाबू अभिसारी। अवतल का दूसरा नाम है अभिसारी, और उत्तल का दूसरा नाम है अपसारी। उत्तल का दूसरा नाम याद रखिएगा अपसारी, याद रहेगा। अवतल का दूसरा नाम अभिसारी और उत्तल का दूसरा नाम है अपसारी। समझ में आया? हाँ, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ है। बाबू हम इसको डैश करके लिख देते हैं, परावर्तक सतह धंसा है। परावर्तक सतह धंसा हुआ है, प्रवर्तक सतह धंसा है, ठीक है ना। और इसका, तो इसका आप लोग देखिए रहे हैं कि परावर्तक सतह, परावर्तक सतह उठा हुआ है, उठा हुआ है, उठा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, अब आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा, उठा तो ऊ और ऊ, देख लीजिए उत्तल में भी पहला अक्षर ऊ आ रहा है और उठा का भी पहला अक्षर ऊ आ रहा है। यानी कि अगर प्रवर्तक सतह उठा हुआ है तो वो उत्तल और प्रवर्तक सतह अगर धंसा हुआ है तो वो अवतल, ठीक है। और इसके बारे में बहुत बातें याद रखिएगा। अवतल दर्पण के अगर मान लिया जाए ना कि इस दीवार पर, हमारे सामने एक दीवार है, यहां पर मान लिया जाए कि दीवार है, इस पर अगर अवतल दर्पण लगा दिया जाए, पता है अगर दीवार पर अवतल दर्पण लगल रहेगा ना, और अवतल दर्पण के सामने हम जब जाकर के खड़ा होंगे तो लगेंगे कि अरे राक्षस निहन बड़ा हो गए, ठीक है ना। एकदम आपका आकार जो है वो राक्षस जैसा दिखाई देगा, इतना बड़ा दिखाई देगा अवतल दर्पण में, ठीक है ना। आप अगर 5 फीट के हैं ना तो आपको लगेगा कि हम 25 फीट के हो गए। अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का आकार बड़ा होता है। अब तक गलती से अगर अवतल दर्पण के सामने जाकर के आपको खड़ा करा दिया जाए, आपको लगा कि अरे ये क्या दिन में हम इतना बढ़ गए, अरे वो अवतल दर्पण है, आप नहीं बढ़ गए हैं। अवतल दर्पण के सामने जाकर के अगर आप खड़ा होंगे तो आपका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। इसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें अवतल में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, अवतल में प्रतिबिंब, अवतल में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, अवतल में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, ठीक है बाबू। अवतल में प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा बनता है। जबकि उत्तल में प्रतिबिंब जो है वो छोटा बनता है, याद रखिएगा। उत्तल में प्रतिबिंब, उत्तल में प्रतिबिंब छोटा बनता है, उत्तल में प्रतिबिंब छोटा बनता है। यानी कि जो उत्तल दर्पण है ना, इसमें छोटा प्रतिबिंब बनेगा,
ये सब ना आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अवतल उत्तल में जब अंतर पूछेगा ना तो यही सब आपको बताना पड़ेगा, और नहीं बताइएगा तो दिक्कत ना हो जाएगा बाबू। तो इस चलते इस सबको ना एकदम बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया अवतल और उत्तल। अब प्यारे बच्चों दर्पण में कुछ मुख्य बिंदु होता है जिसको याद रखिएगा। अब जैसे मान लिया जाए कि ये दर्पण है, ठीक है ना, उहु 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 उहु। अच्छा, जानते हैं दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। सोचिए जैसे ऐसे हम घुमा रहे हैं ना, ये कभी ना कभी प्यारे बच्चों इस तरीके से ऐसा एक गोला रहा होगा, ठीक है ना, इस तरीके से ना एक गोला रहा होगा, और गोला को ही हम अगर काट दिए तो ये दर्पण बन गया। यानी कि दर्पण जो है ना वो खोखले गोले का एक भाग होता है, ठीक है ना, खोखले गोले का क्या होता है, एक भाग होता है। और ये जो दर्पण है ये खोखले गोले का भाग है, याद रहेगा। हाँ, तो प्यारे बच्चों सोचो ये पूरा एक खोखला गोला है, इसका सेंटर कहीं ना कहीं होगा। हम मान लेते हैं कि इसका केंद्र यहां पर है, इसका केंद्र जो है वो यहां पर है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इसका केंद्र कहां पर है, यहां पर है सर जी, बहुत बढ़िया। चलिए इसका केंद्र यहां पर हो गया। तो जानते हैं इस पूरे खोखले गोले का जो केंद्र है, ये पूरा जो खोखला गोला बना उसका जो केंद्र है इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। खोखले गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। अब ये जो दर्पण बना, दर्पण में भी प्यारे बच्चों बीचे बीचे में वो बिंदु होता है। दर्पण का एकदम जो बीच वाला भाग है, इस दर्पण का जो एकदम बीच वाला भाग है ना, इसको हम लोग कहते हैं ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कि दर्पण का जो एकदम बीच वाला भाग है, दर्पण का जो मध्य बिंदु है उसको क्या कहते हैं, तो दर्पण के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब प्यारे बच्चों यहां से एक रेखा ऐसे खींचेंगे जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होते हुए जाएगा, ठीक है ना, वक्रता केंद्र और ध्रुव से ऐसे होते हुए जाएगा। एक रेखा खींचेंगे जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होते हुए जाएगा। जानते हैं इस रेखा को क्या कहेंगे, इस रेखा को कहते हैं प्रधान अक्ष। इस रेखा को कहते हैं प्रधान अक्ष, या इसी को कहा जाता है मुख्य अक्ष। इसी को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। प्यारे बच्चों क्लियर, समझ में आया, बताइए। इसी को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। एक बात और याद रखिएगा, इस दर्पण का जो चौड़ाई है, जैसे देखिए ना यहां से लेकर के यहां तक दर्पण का चौड़ाई है। जैसे इसको अगर हम डॉट 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 से मिलाना चाहें तो इस दर्पण का चौड़ाई इतना है कि नहीं है। तो इस दर्पण का जो चौड़ाई है, तो दर्पण के चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये चौड़ाई आप लोग समझ गए ना। तो प्यारे बच्चों अब हम समझाने के लिए डॉट डॉट दिए थे, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हम यहां पर लिख देते हैं दर्पण के चौड़ाई को, दर्पण के चौड़ाई को ही, दर्पण के चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा दर्पण के चौड़ाई को ही क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब सुनो बाबू, अब एक जरा ध्यान से सुनिएगा। ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया ध्रुव। ये दोनों का जो बीच का दूरी है यहां से लेकर के, प्यारे बच्चों समझिएगा, यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि दर्पण से, ये वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव तक, यहां से यहां तक का जो दूरी है ना, हम यहां से यहां तक का दूरी आप लोगों को ऐसे दिखाते हैं। यहां से यहां तक का जो दूरी है, यहां, इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या, ठीक है ना, इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। जैसे आप ऐसे सोचिए ना, एक कोई सेंटर होता है यहां पर बाबू, ये सॉरी, एक कोई वृत्त है, वृत्त का ये सेंटर है, यहां से यहां जो आप रेखा खींचते हैं इसको क्या कहते हैं, रेडियस ही तो कहते हैं, त्रिज्या ही तो कहते हैं। तो ये भी तो एक बड़ा खोखला गोला का भाग है, तो इसका केंद्र है, तो केंद्र से यहां तक जो रेखा खींचेंगे ये क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। लेकिन कौन सा त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, चूंकि वक्रता केंद्र से खींचा गया है तो वक्रता त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हो गया वक्रता त्रिज्या। अब प्यारे बच्चों याद रखना आप लोग,
अगर कोई प्रकाश का किरण समांतर आ रहा है, एकदम प्रधान अक्ष के समांतर, जैसे ये प्रधान अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण जा रहा है, तो ये परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरता है, ठीक है ना। ये जहां पर कटान बिंदु हुआ ना, इसी को कहते हैं फोकस। इसी को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और यहां से यहां तक का जो दूरी है, यहां से यहां तक का जो दूरी है, इसको कहते हैं फोकस दूरी। इसको कहते हैं फोकस दूरी, याद रखिएगा, इसको फोकस दूरी कहते हैं। समझ में आ रहा है? एकदम पूरा हम शुरुआत से बता दिए हैं बाबू, एक भी चीज छोड़े नहीं है। अब अगला क्लास में हम दूसरी चीज आपका छोड़ेंगे, एगो F बराबर R/2, ध्यान रखिएगा, और फिर दर्पण सूत्र। ये दो चीज अगला क्लास में बताएंगे, आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और कुछ बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण, चूंकि ये दर्पण कौन सा है बाबू? अवतल दर्पण, ठीक है ना। प्रधान अक्ष के समांतर जितना भी रेखा खींचेंगे, अगर मान लिया जाए कि ये रेखा खींचे, तो ये भी प्यारे बच्चों इसी तरीके से ऐसे मुड़ेगा। यानी कि प्रधान अक्ष के समांतर जो भी रेखा खींचा जा रहा है वो फोकस पर आकर के जमा हो रहा है, ठीक है ना। प्रधान अक्ष के समांतर जो भी रेखा खींचा जा रहा है वो फोकस पर आकर के जमा हो रहा है। इसलिए अवतल को हम लोग अभिसारी भी कहते हैं, क्योंकि इसका प्रकाश जो है ना वो एक ही बिंदु पर आकर के जमा हो जाता है। प्रकाश जो है वह एक ही बिंदु पर आकर के जमा हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फोकस। ये अभिसारी दर्पण कहते हैं। अगर परीक्षा में पूछ दे कि अवतल को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो जवाब बताइएगा कि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर जाकर के जमा होती है, या फिर एक ही बिंदु पर जाकर के जमा हो जाती है। चूंकि एक ही बिंदु पर अभिसारित हो गया, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। और उत्तल में इसका सीधा उल्टा होता है, उसमें ना फैल जाता है, उसमें प्रकाश फैल जाता है, लेकिन इसमें प्रकाश जो है वो एक ही बिंदु पर आकर के क्या हो गया? जमा हो गया। तो जब एक ही बिंदु पर प्रकाश आकर के जमा हो जाए तो उसको कहते हैं अभिसारी, जब फैल जाए तो उसको कहते हैं अपसारी। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो फोकस है ना इसको हम लोग F से सूचित करते हैं, और ये जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या को हम लोग R से सूचित करते हैं। फोकस को F से, वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहां से यहां तक हमारा है वक्रता त्रिज्या और इतना है फोकस। यानी कि आप देख रहे हैं, आपको देख करके भी लग रहा होगा कि फोकस जो है वो वक्रता त्रिज्या का आधा है। देख करके नहीं लग रहा है कि वक्रता त्रिज्या इतना है, आप फोकस इतना ही है, यानी कि फोकस जो है वो वक्रता त्रिज्या का आधा है। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यानी कि F बराबर R/2, ये हो गया हमारा रिजल्ट। यहां से प्यारे बच्चों परीक्षा में सवाल बनता है, ठीक है ना। यहां से परीक्षा में सवाल बनेगा कि F बराबर R/2 को सत्यापित करिए। F बराबर R/2 कैसे होता है, सत्यापित करिए इसको। तो अगली क्लास में जब हम आएंगे, अच्छा एक चीज और, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण ये समय अंतर पूछता है, तो हम क्वेश्चन आंसर आपको अगली क्लास में करवा देंगे। लेकिन प्यारे बच्चों F बराबर R/2 ये सत्यापन करने के लिए परीक्षा में आता है। इसका सत्यापन बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आता है। और फिर दर्पण, जिस दर्पण के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उस दर्पण का एक फॉर्मूला होता है। प्यारे बच्चों सुन लीजिए, दर्पण का एक सूत्र होता है। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये होता है दर्पण का सूत्र, ठीक है ना। ये होता है दर्पण का सूत्र। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को कल दो चीज बताएंगे, सुन लीजिए ध्यान से अगली क्लास में। कल तो भाई इलेक्शन है, देख लीजिए, कल आप लोग तो पढ़ेंगे नहीं, क्लास में भी आएंगे तो खाली आप लोग राजनीति बतियाएंगे। तो कल आराम से हम भी बैठ करके बिहार का रिजल्ट देखेंगे आराम से। कल भाई बिहार का सत्ता पर कौन विराजमान होगा, बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये हम भी जरा बढ़िया से देखेंगे। तो कल तो हम दिन में क्लास कोई नहीं लेंगे, कल दिन में आपका कोई भी क्लास नहीं चलेगा। शाम में हम देखेंगे जैसा माहौल होगा, शाम में भी उम्मीद कम ही है। कल तो हम सारा क्लास ऐसे बंद करवा दिए हैं, टारगेट बोर्ड का ऑफलाइन से लेकर के ऑनलाइन तक का सारा क्लास जो है वो कल बंद है, ठीक है ना।
तो लेकिन अगली क्लास में जब हम आएंगे तो आप लोगों को दो चीज बताएंगे, एक तो f बराबर r/2 जो कि दीर्घ उत्तरीय में पूछता है, और फिर 1/v + 1/u बराबर 1/f यानी कि दर्पण सूत्र सत्यापन। और ये अवतल में भी और उत्तल में भी दोनों में चलेगा, और ये f बराबर r/2 ये भी अवतल में भी उत्तल में भी दोनों में चलेगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे आप लोगों को जितना भी बेसिक चीजें था, जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था, सब हम आप लोगों को बता दिए। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट बच गया है वो आपका बच गया है कौन सा, ये सत्यापन। तो अगली क्लास में सत्यापन के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है ना। अगली क्लास में सत्यापन के लिए तैयार रहिएगा, रहिएगा ना, हाँ एकदम रहिएगा। सारे बच्चों को समझ में आया? अच्छा कैसा लगा क्लास जरा बताओ ना भाई, ये क्लासवा कैसा लगा आपको? क्लास बढ़िया लगा? जरा एक बार बताइए तो, हाँ चाहे ना। ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, या सर नो करके बताइए ना, बढ़िया लगा, खराब लगा, कैसा लगा? अरे वाह, आई लव यू सर लिख रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि बढ़िया ही लगा होगा। हमें लगता है कि ये क्लास बहुत जबरदस्त, बहुत बेजोड़ आपको लगा होगा। इससे शानदार और क्लास नहीं हो सकता है, इतना बेहतरीन तरीका से हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट आपको हम पढ़ा दिए। ठीक है बाबू, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया भाई, यस और नो? बताइए ना, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया? चलिए तो प्यारे बच्चों, आज जब इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास कल तो शायद नहीं होगा, ठीक है ना, परसों ही अब शायद हो, तो अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक जितना भी पढ़ाए हैं सबको एकदम रिवाइज कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। बहुत सुंदर क्लास है, बहुत ब्यूटीफुल क्लास है ये वाला। एकदम प्यारे बच्चों इस क्लास से मोहब्बत हो जाएगा, इतना सुंदर क्लास है ना कि आपको प्यार हो जाएगा इस क्लास से। तो जो बच्चे देखे हैं वो देख, अच्छी बात है, बाद में भी रिवीजन करके अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।